क्या आप लोग कनाडा आ रहे हैं, आपकी पीआर अप्रूव हो गई है और आप एज परमानेंट रेजिडेंट्स कनाडा आ रहे हैं, या आपका वर्क वीज़ा लगा है, आपको जॉब मिल गई हुई है और आप वर्क वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे हैं, या आप स्टूडेंट बनकर आ रहे हैं, या आप विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं कनाडा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक सुने, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अब मुझे कनाडा आए हुए 8 महीने हो गए। मैं पाकिस्तान से कनाडा आया हूँ अपनी फैमिली के साथ, जिसमें एक वाइफ और 2 बेटियां हैं। तो हम लोग फरवरी 2023 में मूव हुए थे और अभी अक्टूबर चल रहा है। तो 8 महीने हो चुके हैं। इस 8 महीने में क्या डिफरेंसेस हुए, क्या क्या चीज़ें हमने पाई, और जैसा सोचा था कनाडा के बारे में, या जो हमारे फियर्स थे या जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो कहाँ तक सच थी। अगर आप अपने मुल्क से आ रहे हैं तो क्या आपको साथ लाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ कि मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र और मैं पाकिस्तान से कनाडा आया हूँ पीआर वीज़ा पर। तो आने से पहले हमें ये खदशात थे कनाडा में कि पता नहीं यहाँ जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि आम तौर पे मैं जितने लोगों से कनाडा में मिला हूँ मैंने देखा है कि लोग बहुत पैसा लेकर आते हैं। मतलब कनाडा में जनरली जो लोग आते हैं वो अमीर होते हैं, अ, इतना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं और काबिलियत होती है कि अपने मुल्कों से वो कनाडा मूव करते हैं। तो मैनी पीपल जिनसे मैं मिला हूँ कम से कम अपने साथ $50,000 लेकर आते हैं, या 60,000, कोई कोई 1 लाख या उससे भी ज़्यादा डॉलर लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ उतने ही डॉलर्स अपने साथ लाए थे जितना प्रूफ ऑफ फंड्स में रिक्वायरमेंट थी, जो कि अराउंड $24,733 थी तब तक। तो $24,733 के साथ हमें ये खदशा रहता था कि पता नहीं यहाँ आकर जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि जैसे आप लोग अभी ये वीडियो सुन रहे हैं इसी तरीके से मैं भी अपने लेवल पर रिसर्च करता था कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, माहाना कितना खर्चा हो जाता है। तो ये मुझे पता था कि तकरीबन $4,000 हमारे निकलेंगे। तो हम ये सोच कर यहाँ पर आए थे कि हमारे पास अपनी यहाँ पर किस्मत आजमाई के लिए बमुश्किल 5 से 6 महीने हैं। ठीक है, हमें एज पी आर्स चाइल्ड बेनिफिट मिल जाएगा, उसको भी इंक्लूड करके हम 2 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने स्टे को यहाँ पर विदाउट जॉब। तो हमें पता था कि जॉब मिल जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जॉब ना मिली तो हो सकता है कि हमें वापस मूव करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि पीआर हमें मिल गई हुई थी। तो पीआर जब आपको ऑफ़र होती है तो आपको यहाँ पहुँचकर ही कैनेडियन सॉइल को टच किए बगैर आपको पीआर नहीं मिल सकती। आप यहाँ आते हैं, कार्ड लेते हैं, उसके बाद आप बेशक अगले हफ्ते ही यहाँ से चले जाएं, लेकिन आपको कार्ड मिल गया तो तभी आपकी पीआर होगी। ऐसा नहीं होता कि आपका केस अप्रूव हो गया और अपने मुल्क में बैठे बैठे आपको पीआर मिल जाएगी, आपको आना ही पड़ेगा। तो एक मौका मिला था ज़िंदगी में तो उसको हम गंवाना नहीं चाहते थे। ये सारा कुछ जानते हुए हम लोग फिर भी इसीलिए यहाँ पर आए। तो शुरू में जॉब मिलने में कुछ वक्त मुझे लगा। मतलब मैं फरवरी में आया था, 17 फरवरी को। तो मेरा जो जॉब का पहला दिन है वो था 24 अप्रैल 2023। मतलब फरवरी के बाद आप सोच लें मार्च एंड अप्रैल, 2 महीने और एक हफ्ते के बाद मुझे जॉब मिल गई यहाँ पर। इसको आप खुशकिस्मती कह लीजिए या जो भी आप समझें इसको, लेकिन 2 महीने एक हफ्ते के बाद जॉब मिल जाना भी एक किस्मत की बात है यहाँ पर। क्योंकि जैसे सारी दुनिया में इन्फ्लेशन हुआ है, कंपनीज अपनी कॉस्ट कट करने के लिए स्टाफ रिड्यूस कर रही हैं। इसी तरीके से कनाडा ने भी काफ़ी इम्पैक्ट लिया है कोविड का, और अभी काफ़ी इन्फ्लेशन आई हुई है और जॉब्स मिलने में मुश्किलात हैं। लेकिन एक चीज़ थी कि मैंने सोचा हुआ था कि मुझे अपने प्रोफेशन में जॉब मिलना मुश्किल है, बल्कि मैं तो इस हद तक ये चीज़ समझ बैठा था कि मैं अपने प्रोफेशनल की जॉब अप्लाई तक नहीं करता था।
मतलब मुझे था कि जब तक मैं यहाँ पर प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं सोचता भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर कभी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब मिलनी है, तो मैं अप्लाई तक नहीं करता था। तो मैं ये सोच कर ही आया हुआ था कि मैंने बस शुरू में कुछ भी बेसिक जॉब करनी है। उसके लिए जो मैंने तगोदो की, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं गया एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ में। हैं तो बहुत सारी, लेकिन एक ही मैं ज़्यादा जाता रहा हूँ। और वहाँ पर भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दे वर शॉर्ट ऑफ जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के पास भी जॉब्स नहीं थी, बल्कि दे यूज़ टू फील कि यार हमें पता है कि वी बीइंग एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हमारे पास जॉब्स होनी चाहिए, बट वी आर नॉट फीलिंग गुड कि अभी मार्केट इतनी तेज़ नहीं है। तो वो कह देते थे कि ठीक है, आपकी रेज्यूमे बिल्ड करने में हम हेल्प करते हैं। वो कैरियर काउंसलिंग करते थे, बताते थे कि अगर आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं तो ये शॉर्ट कोर्स आप कर सकते हो, या फ़लाँ कॉलेज से फ़लाँ कोर्स होता है। इस तरह की बातें वो ज़्यादा बता रहे थे, और जॉब्स भी बताते थे। इंडीड से ही जॉब्स बताते थे, कोई कोई अपने कहते थे कि हमारी वेबसाइट पर भी आप देखें, जॉब्स अप्लाई करें। और कहते थे एक हफ्ते के बाद आना। तो फिर अपनी एक हफ्ते के बाद मैं जाता था, अपनी जो जॉब सर्च है उसको मैं समराइज़ करता था, फिर मज़ीद टिप्स लेता था। इस तरीके से वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन जो मुझे जॉब बिलाखिर मिली, वो मेरे खुद ही अप्लाई करने से मुझे मिली। एंड मुझे यहाँ पर जब भी जॉब मिली है, Indeed.com, शायद मैंने अप्लाई ही वहीं किया है, कहीं और करता तो मुझे और के थ्रू भी मिलती, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ा और उसी पर मैंने बहुत सी जॉब्स अप्लाई की, और उसी से मुझे जॉब्स हमेशा मिली भी। तो इंडीड से जॉब्स मिला करती हैं कनाडा में भी, और वैसे दुनिया भर में कहीं भी आप अगर जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो Indeed.com पर जाएं, वहाँ पर अपना रेज्यूमे अपलोड करें और जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें। तो जिधर अल्लाह ने आपका नसीब लिखा हुआ है, तो वहाँ से आपको कॉल आ जाती है, फिर सिलसिला बन जाता है। तो मुझे इंडीड से जॉब मिली। जो मेरी पहली जॉब थी, दैट वाज एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, जिसमें मैं टेली मार्केटिंग करता था एक मोबाइल कंपनी के लिए। और दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। दैट वाज $17.01 एन आवर। और महीने के मेरे टैक्स कटने के बाद तकरीबन 1900, साढ़े $1900 बन जाते थे। और बाकी जो हमें बच्चियों का चाइल्ड बेनिफिट मिलता रहा है, उसके साथ हमारा जो हम टोटल है तकरीबन 36-3700 हम लोग मैनेज कर रहे थे उसमें। मैनेज करना इसलिए पॉसिबल रहा क्योंकि हमने यहाँ पर आकर बेसमेंट ली रेंट पर। दैट वाज वन बेड बेसमेंट, इवन दो इट वाज एक्सपेंसिव, जैसे 1800, लेकिन दैट इंक्लूड्स ऑल यूटिलिटी बिल्स एंड एवरीथिंग। तो 1800 में वन बेड बेसमेंट के साथ हम लोगों ने गाड़ी भी नहीं ली। मतलब मैंने देखा है लोगों को, कनाडा आते हैं, आते साथ वो रेंट कार कर लेते हैं, या आते साथ गाड़ी ले लेते हैं। क्योंकि गाड़ी ले लेना मसला नहीं, गाड़ी एक दफ़ा आप लेते हैं तो आपको मंथली उसकी इंश्योरेंस देनी पड़ती है। दैट स्टार्ट्स एनीवेयर फ्रॉम 250 से लेके 350-400, इससे भी ऊपर जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हैं। अगर आप ब्रैम्पटन में आए हैं तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा इंश्योरेंस देनी पड़ती है आमतौर पर। तो वो एक मंथली रिकरिंग एक्सपेंस होता है आपका। तो उस चक्कर में हम लोग पड़े ही नहीं, गाड़ी ली ही नहीं। बल्कि 8 महीने हो गए हैं, अभी तक हमने गाड़ी नहीं ली, और हमने मुसलसल गुजारा बस के ऊपर किया। दैट वाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी मुझे जो जॉब मिली है, मैं एक मंथली कार्ड ले लेता हूँ $92 का, और उस पर अनलिमिटेड मैं मार्केट भी जा सकता हूँ, जॉब पर भी जा सकता हूँ, जितने मर्जी मैं बस ट्रिप्स करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो ये फैसिलिटी है। तो बचत करना इसी तरीके से पॉसिबल रहा कि गाड़ी नहीं ली, और बेसमेंट में हम लोग रहे। अच्छी बेसमेंट अगर आपको मिल जाती है तो आप इजीली उसमें रह सकते हैं। जैसे हमारी बेसमेंट है, दैट्स अ लीगल बेसमेंट, तो उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, और हवा भी है, रोशनी भी है, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसे तंगी महसूस नहीं होती। बाकी खुद भी गुजारा करना पड़ता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड बेसमेंट। तो आपको टिप्स मैं यही दे रहा हूँ कि कोशिश करें कि अपने अखराजात कम से कम रखें जब यहाँ पर आएंगे। अपनी तवक्कुआत भी नीचे रखें और अपने अखराजात भी कंट्रोल करके रखें, और बिल्कुल आजिज़ी और इनकसारी से इस नए मुल्क में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और अप्लाई करते रहें मुसलसल जॉब्स के लिए। और कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ।
जब 3 महीने हो गए, अप्रैल से स्टार्ट की, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इनफैक्ट 4 महीने। तो 4 महीने मैंने एज ए टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट काम किया, बल्कि बहुत से लोगों को रखवाया भी उस जॉब के ऊपर, क्योंकि मैं उनको रिकमेंड कर देता था और वो हायर हो जाते थे। कम से कम 3 लोगों को मैंने हायर करवाया है अपने साथ इस जॉब में, जो मैं वर्क फ्रॉम होम करता था। और फिर जब मुझे शुरू में जॉब मिली थी, उसके बाद मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया था। मैंने सोचा यार एक जॉब मिली, अब ऐसे तो नहीं ना कि अगर फ़र्ज़ करो मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे इससे अच्छी जॉब मिल जाती है तो मैं एक हफ्ते में छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं। कम से कम 2 महीने तो करूँ इस जॉब को, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो मैंने अप्लाई भी करना छोड़ दिया। मतलब मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी, मई जून के मिड तक मैंने इंडीड को टच भी नहीं किया, उसके बाद अपने रेज्यूमे को अपडेट तक नहीं किया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये जो जॉब है, इट्स नॉट अ वेरी वेल पेइंग जॉब, क्योंकि अगर मैं कोशिश करूँ शायद मुझे इससे ज़्यादा पे वाली जॉब मिल जाए। एंड सेकेंडली इट वॉज़ वेरी टायरिंग एंड टैक्सिंग। ये अच्छी चीज़ थी इसकी कि घर से काम करना पड़ता था, लेकिन बैक टू बैक कॉल्स अटेंड करना डेली 8 घंटों के लिए, विद ओनली 15 मिनट्स ब्रेक्स एवरी 2 आवर्स, या बीच में एक आधे घंटे की ब्रेक, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था वो। और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड तो था भी नहीं वो काम। तो मैं चाहता था कि कोई ज़्यादा प्रोफेशनल जॉब लूँ जिसमें कम से कम मुझे कोई बेनिफिट्स भी साथ में मिलें, पे अच्छी मिले कुछ, तो मतलब फिर ये सोचकर मैंने दोबारा से अप्लाई करना शुरू किया इन द मिड ऑफ अराउंड जून। और मुझे 3 जॉब्स मिली उसके बाद। एक एज लेक्चरर मुझे ऑफ़र हुई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, एक एज सेल्स पर्सन ऑफ़र हो रही थी, एक एज एन ऑटोमोटिव सपोर्ट एडवाइज़र जॉब मिल रही थी। बल्कि 4 जॉब्स मिली, और एक चौथी ये जो मैं अब कर रहा हूँ, which is as a projects coordinator and estimator in the construction field, जो मेरे खुद से रिलेटेड है प्रोफेशन से। तो ये चीज़ है कि आपको मुसलसल अप्लाई करते रहना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ की कोई हद नहीं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि 20,000 पर ईयर की जॉब मिल रही है तो आप उसी के लायक हैं, आपको उसके ऊपर नहीं मिल सकती। नो, स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। हो सकता है आपको 40,000 की मिल जाए, हो सकता है आपको 80,000 की मिल जाए, हो सकता है आपको लाख की मिल जाए, 2 लाख की मिल जाए, 3 lakhs की मिल जाए, कोई भी किस्म की जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ नॉट स्टॉपिंग योर सेल्फ एंड कीप अप्लाइंग। तो आपको अच्छी से अच्छी यहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं। तो ये है कि हमारे फियर्स ये थे कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं, और लोगों को टफ़ टाइम से गुजरना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपके सामने समराइज़ किया, मुझे तो कम से कम 5 जॉब्स तो मिली हैं कनाडा में, जिसमें से मैंने 2 की हैं। और हमारी फैमिली का सिस्टम देखें तो माशाल्लाह हिना को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हिना काम करेंगी भी तो वो फिर बच्चियों को डे केयर में डालना पड़ेगा। तो वो जितनी अर्न करेंगी तकरीबन उसका एक सब्सटैंशियल अमाउंट समझ लें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कम से कम 65 to 70% तो डे केयर में चला जाएगा। देन बच्चों को डे केयर के रैमो करम पर छोड़ देना, एक माँ जो खुद परवरिश करती है, उसका कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वी कंसिडर आर सेल्स प्रिविलेज्ड कि माशाल्लाह एक बंदा काम कर रहा है और उसके बावजूद घर का सारा निज़ाम चल रहा है, माशाल्लाह बचत भी होती है साथ में। पीपल हैव टू गो थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन कनाडा। दो दो बंदे काम करते हैं तब भी मुश्किल उनका गुजारा होता है। तो यही सोचकर हम भी यहाँ पर आए थे, पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवर जर्नी, मैं कहूँगा, हैज़ नॉट बीन सो पेनफुल। जिस कर्ब, दुख, अजियत, तकलीफ़ में से बहुत सी फैमिलीज़ गुज़रती हैं, हमें उसमें से नहीं गुज़रना पड़ा। एंड प्राइमरीली इसका सहरा बच्चियों को जाता है, जिनकी वजह से चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, दैट प्लेज अ सब्सटैंशियल रोल इन रनिंग आवर होम एवरी मंथ। तो ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इंशाल्लाह कनाडा में इंटीग्रेट होना रिलेटिवली ईजियर होगा आपके लिए, एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ अकेले आ रहे हैं। या अकेले आ रहे हैं फिर भी आसान होता है, बंदा किसी भी किस्म की रूम शेयरिंग में रह लेता है और अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता है। अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर आपके लिए ख़ास तौर पे
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर मैनेज करना, क्योंकि एक बंदे की सैलरी से चीज़ों का सिस्टम का चलना मुश्किल होता है। कम से कम दोनों को जॉब मिले और एटलीस्ट 17 to 18 डॉलर्स पर आवर वाली जॉब मिलेगी, तो तब आप गुजारा कर सकेंगे यहाँ पर। ये चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। तो दूसरी एक चीज़ जिसके बारे में बात करना चाह रहा था कि लोग अक्सर सोचते हैं कि कनाडा आ रहे हैं तो क्या चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ अपने मुल्क से। हम काफ़ी फ़िज़ूल चीज़ें यहाँ पर लेकर आए थे, जैसे हम अपने साथ बहुत कपड़े लेकर आए थे। हमने ये सुना हुआ था, सोचा हुआ था कि लोग पाकिस्तान से कपड़े मंगवाते हैं और पाकिस्तान में ब्रांडेड कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, कनाडा में बहुत महंगे मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कपड़ों का कनाडा में कोई काम ही नहीं है। कनाडा का वेदर इस किस्म का है, कनाडा का सिस्टम इस किस्म का है कि पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पर नहीं चलते अनलेस कि आपका बहुत बड़ा देसी सोशल नेटवर्क हो, जहां आपको पार्टीज़ में आना जाना हो, या हफ्ते के हफ्ते या हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप मिलते हो दूसरी फैमिली से। एंड इट मेक्स सेंस के ठीक है, आप बनेंगे संवरेंगे थोड़ा सा, आप पाकिस्तानी जो आपका है कपड़े पहनेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस किस्म का लाइफस्टाइल है, लोग अपने कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं, किसी के पास ख़ास टाइम नहीं होता किसी और को देने के लिए। इवन वीकेंड्स पर भी लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बाहर चले जाएं या सो जाएं, रेस्ट कर लें, इसके निस्बत के वो किसी और से जाकर मिलें। तो यहाँ का जो एक सोशल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा इट्स नॉट अ वेरी सोशेबल, कल्चरली पीपल आर नॉट वेरी सोशेबल। ख़ासतौर में देसी कम्युनिटी की बात करूँगा, अनलेस के उनकी फैमिलीज़ हों यहाँ पर, क्योंकि नए सेटलर्स होते हैं, उनका कोई ख़ुद का रिश्तेदार वगैरह हमारी तरह से नहीं होता यहाँ पर, तो लोग बस अपना सिस्टम पूरा करते हैं। ऐसे में कपड़े लाना यहाँ पर पाकिस्तान के फ़जूल है। यहाँ पर यहाँ के ही वेदर के हिसाब से जो कपड़े कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, आपको रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाती है, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो बाकी ये है कि अगर आप ये सोचेंगे यहाँ पर महंगा मिलता है, तो महंगा तो होगा ही। वो तो अगर आप एक समोसे की भी बात करें तो वो यहाँ पर $3 का है। $3 का मतलब है तकरीबन 700-800 पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान में आपको $20 का समोसा मिल जाता है। तो आप कंपेयर करके कभी भी यहाँ पर जी नहीं सकते। कंपेयर आप किस किस चीज़ में करेंगे? कनाडा आए हैं तो आपको डॉलर्स में स्पेंड करना पड़ेगा। बस ये कोशिश करें कि अर्न करना शुरू कर दें जल्दी से जल्दी यहाँ पर। मेनली जो लोग यहाँ पर आते हैं कनाडा, उनको लालच होती है सिटीज़नशिप ले लेने की। एक बार जब सिटीज़नशिप मिल जाती है, उसके बाद कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर स्टे करती हैं और कुछ मूव आउट कर जाती हैं। मूव बैक नहीं करती, मतलब कि अगर पाकिस्तान इंडिया से आए हुए तो वहाँ नहीं जाते, लेकिन मूव आउट कर जाते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, ये सोच के। और ये वाकई होता है कि वापस जब वहाँ पर जाकर जॉब करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है एज अ कनेडियन। तो ये इस लिए लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ की पीआर लेते हैं, सिटीज़नशिप लेते हैं कि आएंगे, सिटीज़नशिप मिल जाएगी, उसके बाद सोचेंगे यहाँ पर स्टे करना है या मिडल ईस्ट चले जाना है। और उसके बाद भी ये सोच कर रखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, यानी बच्चों को थोड़ा सा, जैसे अब मुसलमानों की बात की जाए तो हम लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से जोड़ कर रखें, वो माहौल भी बच्चों को दे। इस वजह से भी काफ़ी फैमिलीज़ मिडल ईस्ट चली जाती हैं। तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आला तालीम के लिए दोबारा से उनको पता होता है कि दे आर कैनेडियंस, तो यहाँ पर आकर उनको सस्ते में कनाडा की एजुकेशन लेने मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू एज एन आउटसाइडर। तो जब कनाडा की एजुकेशन ले लेंगे फिर प्रोफेशनली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर चाहे कनाडा में रहें, वो तो फिर वो बहुत लंबी प्लानिंग की बात हो जाती है। लेकिन यही सोचकर लोग यहाँ पर आते हैं कि शुरू में बेनिफिट्स मिलेंगे, सिटीजनशिप मिलेगी, उसके बाद सोचेंगे इधर रहना है या मूव आउट कर जाना है, और फिर वापस आने का सोचते हैं। तो ये है टोटल कहानी कनाडा की। अब कैसे कनाडा आना है, इसके लिए मैंने कैसे प्रोसेस किया कनाडा आने का और क्या तरीका है, उसके लिए मैंने वीडियो में अपनी पूरी कहानी सम अप की है, क्योंकि मैंने खुद ही अप्लाई किया था, किसी कंसल्टेंट को मैंने हायर नहीं किया, अपना सारा केस मैंने खुद किया था। तो वो वीडियो आप देखें तो आपकी काफ़ी उसमें रहनुमाई
होगी और आप भी समझ जाएंगे कि आप कैसे कनाडा आ सकते हैं अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। बाकी कनाडा के बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पर आपको एक साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, आपको एक पढ़ा लिखा मुआशरा मिलता है। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े मैंने होते नहीं देखे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मतलब अमन और सुकून है यहाँ पे। और आप अपने आप को बहुत फ्री और खुश महसूस करते हैं यहाँ पे। इवन दो काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप ज़िंदगी में यहाँ पर नहीं रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद आपको हर चीज़ अच्छी यहाँ पर मिलती है। माहौल अच्छा मिलता है, खाना पीना साफ़ सुथरा मिलता है, और आप अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड करके बाद में अपने आप को दुनिया भर में कैश भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो डेफिनेटली बिज़नेस तो बढ़ते ही हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की है। होपफुली आपको हेल्प मिलेगी इससे ये डिसाइड करने में कि क्या कनाडा आपके लिए है, आपको आना चाहिए कनाडा, या आपके लिए कोई और कंट्री ज़्यादा सूटेबल है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।